आज हम एक्सरसाइज 2.3 से रिलेटेड थ्योरम 2.3 करने जा रहे हैं। तो प्रमेय 2.3 क्या कह रही है? P एक अभाज्य संख्या है तथा A एक धनात्मक पूर्णांक है। यदि P A स्क्वायर को विभाजित करता है तो P A को भी विभाजित करेगा। तो हम इसके प्रूफ पे चलते हैं। क्या बोला है कि A एक धनात्मक पूर्णांक है, मतलब A एक धनात्मक पूर्णांक है, तो मैं इस A को क्या कर सकता हूं, इसके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर सकता हूं। मैंने क्या किया जी, A को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर लिया, और वो क्या है? P1, P2, P3, Pn, ये हमने माना है। और हमने इसको व्यक्त क्यों किया है? क्योंकि हमने लास्ट क्लास में एक थ्योरम पढ़ी थी अंकगणित की मूलभूत प्रमेय, और अंकगणित की मूलभूत प्रमेय क्या कहती थी? किसी भी भाज्य संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो हमने यही किया, इस A को उसके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर दिया। तो मैं यहां से P1, P2, P3 और Pn को क्या कह सकता हूं कि ये अभाज्य संख्या है कोई ना कोई। लो जी, ये क्या है? अभाज्य संख्या है। अब ये अभाज्य संख्याएं समान भी हो सकती हैं या अलग अलग भी हो सकती हैं। कैसे? देखो, मैं बात करता हूं 36 की। अगर 36 के मैं अभाज्य गुणनखंड करूं तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अब देखो, यहां पे 2 बार आ गया, 3 बार आ गया, तो यहां पे तो ये समान हो गए। मतलब इसको अगर P1 मानूं, इसको P2 मानूं, इसको P3 मानूं, इसको P4 मानूं, तो क्या हो गया? P1 और P2 बराबर हो गए, P3 और P4 बराबर हो गए। ऐसे ही अगर मैं बात करूं 30 की, 2 गुणा 3 गुणा 5, इनको P1, P2, P3 माना, तो ये देखो P1 P2 के इक्वल नहीं है, P2 P3 के इक्वल नहीं है, तो यहां पे सारे क्या हो गए? अलग अलग। तो वही बोल रहा हूं कि ये अभाज्य संख्याएं जो P1, P2, P3, Pn है, वो समान भी हो सकती हैं और अलग अलग भी हो सकती हैं। अब हमें क्या दिया है कि P कोई अभाज्य संख्या A स्क्वायर को विभाजित कर रही है, तो साहब यहां से मैं भी क्या कर लेता हूं, इसका स्क्वायर कर लेता हूं। और A स्क्वायर मतलब कि A को 2 बार लिखना, और A क्या है? P1, P2, P3, Pn, तो इसको 2 बार लिखना है, तो ये P1, P2, P3 और Pn। तो यहां से A स्क्वायर क्या आ जाएगा? P1 का स्क्वायर, P2 स्क्वायर, P3 स्क्वायर, Pn का स्क्वायर। अब देखो, थ्योरम में क्या बोला गया कि P A स्क्वायर को विभाजित करता है। P A स्क्वायर को विभाजित करता है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि P जो है A स्क्वायर का अभाज्य गुणनखंड होगा। P A स्क्वायर का अभाज्य गुणनखंड होगा। अभाज्य गुणनखंड है तभी तो इसको विभाजित कर पा रहे, क्योंकि वो बोल रहे हैं P A स्क्वायर को विभाजित कर रहे हैं। तो मैं क्या बोलता हूं कि P A स्क्वायर का अभाज्य गुणनखंड होगा। और अंकगणित की मूलभूत प्रमेय क्या कहती है? अंकगणित की मूलभूत प्रमेय कहती है कि अभाज्य गुणनखंड जो होंगे वो अद्वितीय होंगे, उनके क्रम को परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे 2 गुणा 3 गुणा 5 को मैं 3 गुणा 2 गुणा 5 लिख सकता हूं, लेकिन ये गुणनखंड जो है इनको तो परिवर्तित नहीं कर सकता। ये हमने अंकगणित की मूलभूत थ्योरम में पढ़ा था। तो मैं इन गुणनखंडों की अद्वितीयता के आधार पर क्या कह सकता हूं कि P A स्क्वायर का गुणनखंड है, और यहां से A स्क्वायर के गुणनखंड हमने क्या माने? P1, P2, P3, Pn। तो कहने का मतलब कि P भी इसका गुणनखंड है और P1, P2, P3, Pn भी गुणनखंड है। तो अलग अलग तो हो नहीं सकते क्योंकि अद्वितीय है। तो कहीं ना कहीं मैं क्या बोल सकता हूं कि ये P जो है वो P1, P2, P3 और Pn में से कोई एक संख्या है, क्योंकि ये अद्वितीय है, इसलिए P जो है वो P1, P2, P3, Pn में से कुछ न कुछ होगी। अब देखो, अब ये P1, P2, P3, Pn क्या है? ये A के गुणनखंड है। P1, P2, P3, Pn A के गुणनखंड है। तो P P1, P2, P3, Pn में से ये, तो यहां से मैं ये भी तो बोल सकता हूं कि ये P जो है वो A का एक गुणनखंड है।
तो यहां से क्या प्रूव हो गया कि a में भी कोई ना कोई एक संख्या इन गुणनखंडों में p आ रही है। अब a के गुणनखंडों में भी p आ रही है तो p a से विभाजित हो जाएगा। सीधी सी बात है, यहां से p क्या हो जाएगा, a क्या हो जाएगा, p से भी विभाजित हो जाएगा। तो यहां से हमने क्या कर दिया, इस थ्योरम को प्रूव कर दिया कि p जो है वो a को भी विभाजित करेगा। अब हम क्या करते हैं, इसको एक बिल्कुल बेसिक से एग्जांपल से करके देखते हैं। जैसे मैं बात करता हूं, समझने के पर्पज से हम इसको हल्का सा और देख रहे हैं। जैसे मैंने क्या लिया, a जो धनात्मक पूर्णांक है मैंने इसको लिया 6। अब मैंने क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर कर दिया 36। a मैंने कोई धनात्मक पूर्णांक लिया और इसका कर दिया स्क्वायर 36। अब देखते हैं a के गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं, 1 2 गुणा 3 गुणा, मतलब 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है इसके गुणनखंड में। और 36 की बात करूं तो 1 2 3 4 6 12 18 और 36 खुद। अब देखो मैंने क्या बोला कि p कोई अभाज्य संख्या है जो 36 को विभाजित कर रही है। तो 36 को विभाजित करने वाला 1 है, 2 है, 3 है, 4 6 12 18 36, लेकिन अभाज्य संख्या होनी चाहिए। अब अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 12 नहीं है, 18 नहीं है, 36 नहीं है। तो अभाज्य तो सिर्फ ये 3 ही हुई, 1 2 3। तो यहां से एक बात क्या निकली है कि 36 को विभाजित करने वाली अभाज्य संख्याएं क्या होगी, 1 2 3। अब देखो ये 1 2 3 36 को भाग दे रही हैं क्या, 36 में 1 का जाएगा, 36 में 2 का भाग जाएगा, 36 में 3 का भाग जाएगा। और थ्योरम क्या कहती है कि जो 36 को भाग दे रही है ना अभाज्य संख्याएं 1 2 3, ये इस a को भी भाग देंगी। देख लो 6 में 1 का भाग गया, 6 में 2 का भाग गया, 6 में 3 का भाग भी गया। बस यही तो थ्योरम बोल रही थी। अब देखो 6 में 6 का भाग भी जा रहा है, लेकिन 6 क्या है, भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए हमने 6 को नहीं उठाया। तो क्या हो गया कि जब p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो वो p a को भी विभाजित करेगा। और यही हमारी क्या थी, थ्योरम थी। नेक्स्ट देखते हैं हम थ्योरम 2.4 पर। मैं 2.4 क्या कहती है, प्रमाणित कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। हमें क्या प्रूव करना है, √2 को एक अपरिमेय संख्या दिखाना है हमें। तो देखो √2 को एक अपरिमेय संख्या दिखाने से पहले हम कुछ बात करते हैं। इसमें एक टर्म आएगी सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं जिसे हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। देखो को प्राइम नंबर क्या होगा, ऐसी दो संख्याएं जिनमें अगर उनके हम अभाज्य गुणनखंड करें, कोई ऐसी दो संख्याएं जिनके हम अभाज्य गुणनखंड करें तो उन अभाज्य गुणनखंडों में सबसे बड़ा कॉमन गुणनखंड जो हो वो सिर्फ 1 हो। दोबारा से सुने कि ऐसी दो संख्याएं जिनके अभाज्य गुणनखंडों में कॉमन गुणनखंड हो और सबसे बड़ा वो 1 होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं 2 और 3 की। 2 के गुणनखंड क्या होंगे, 1 गुणा 2। 3 के गुणनखंड क्या होंगे, 1 गुणा 3। अब इनमें कॉमन देखें, कॉमन गुणनखंड क्या आएगा, सिर्फ 1 होगा, 1 के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसे ही मैं बात करूं 3 और 4 की, तो 3 के गुणनखंड 1 गुणा 3, 4 के गुणनखंड 1 गुणा 4। यहां पे अगर सबसे बड़ा कॉमन गुणनखंड देखें तो 1 होगा। तो वही संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं होंगी जिनके गुणनखंड में सबसे बड़ा गुणनखंड क्या हो, 1 हो। अगर मैं बात करूं 14 और 15 की, तो 14 के गुणनखंड अगर मैं बात करूं तो इसका क्या हो जाएगा, 1 गुणा 2 गुणा 7 और यहां से 1 गुणा 3 गुणा 5, 7 दूनी 14 और 5 दिया 15। अब देखो यहां पे अगर सबसे बड़ा कॉमन गुणनखंड देखें तो 1,
यहाँ पे भी 1 आ रहा है, तो ये भी क्या है, को प्राइम नंबर्स। 3 और 4 को प्राइम नंबर्स, 2 3 को प्राइम नंबर्स, इसी प्रकार से 5 6, इस प्रकार से काफी नंबर्स हैं जो को प्राइम नंबर है। तो ये सह अभाज्य संख्याएं जो है हम इस थ्योरम में इसका यूज करेंगे, इसलिए मैंने आपको ये चीज समझाई है। तो अब आते हैं थ्योरम पे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो इस प्रकार के थ्योरम्स में हम करेंगे क्या। देखो इसने बोला है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हमने एक चीज देखी थी कि रियल नंबर्स, पहली क्लास में हमने देखा था रियल नंबर्स में क्या आता है, परिमेय संख्याएं, जिन्हें हमने Q से दिखाया था। और अगर रियल नंबर में से मैं Q को निकाल दूं, मतलब परिमेय संख्याओं को निकाल दूं, तो क्या बचेगा, अपरिमेय संख्याएं। तो इसने क्या बोला है कि √2 को एक अपरिमेय संख्या दिखाना है। तो अगर मैं यूं बोलूं कि रियल नंबर्स में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ठीक है, अगर रियल नंबर में से वो मेरे को बोल रहा है कि इसको अपरिमेय दिखाना है, तो मैं अपरिमेय ना दिखाने के बजाय मैं उसको यूं बता दूं कि ये परिमेय नहीं है। अगर वो परिमेय नहीं होगी तो सीधी सी बात है वो अपरिमेय होगी। तो यहां पे मैं इसी चीज का उपयोग करता हूं, मैं यहां पे √2 को अपरिमेय नहीं दिखाऊंगा, मैं क्या दिखाऊंगा, ये प्रूव कर दूंगा कि √2 जो है वो परिमेय नहीं है। √2 जब परिमेय नहीं होगी तो सीधी सी बात है वो परिमेय होगी। अब मेरे को यही चीज प्रूव करनी है कि √2 परिमेय नहीं है। तो मैं क्या मान के चलता हूं, मैंने क्या माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब देखो अगर √2 एक परिमेय संख्या है तो मैं √2 को a/b की फॉर्म में लिख सकता हूं, क्योंकि √2 तो एक परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या क्या होती है, p/q की फॉर्म में, और वहां पे q ≠ 0। तो √2 क्या हो गया, a/b, और a और b यहां पे क्या है, सह अभाज्य संख्याएं। a b क्या है, सह अभाज्य संख्या है, मतलब इनमें जो सबसे बड़ा कॉमन गुणनखंड है वो क्या है, 1 होगा। तो √2 को मैंने a/b की फॉर्म में लिख दिया, तो यहां से a क्या आ जाएगा, a √2 × b आ जाएगा, a √2b आ गया, और a² यहां से क्या हो जाएगा, 2b²। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। मैंने a² को क्या लिख दिया, 2b²। तो a² को 2b² से लिखने का मतलब क्या है कि देखो 2b² है, 2b² 2 से विभाजित होगा, 2b² 2 से विभाजित होगा, सीधी सी बात है, क्योंकि 2 से, तो क्योंकि इसके गुणनखंड में ही 2 आ रहा है तो 2 से विभाजित होगा। अगर मैं इसको यूं बोलूं कि a² जो है वो भी 2 से विभाजित है। कैसे, कि मैंने बोला कि 6 को मैं 2 × 3 लिख सकता हूं। देखो 6 के गुणनखंड में 2 × 3 आया, तो मैं यूं कह सकता हूं कि 6 2 से विभाजित है। वही चीज मैंने यहां पे बोली है कि a² 2 से विभाजित है। अब देखो कि a² जब 2 से विभाजित है, तो हमने पिछली थ्योरम क्या पढ़ी थी कि p जब a² को विभाजित कर रहे हैं तो p a को भी विभाजित करेगा। तो यहां से a² जब 2 से विभाजित हो रहा है तो a 2 से भी विभाजित है, a भी 2 से विभाजित हो गया। अब a 2 से विभाजित है तो मैं a को 2 का कोई मल्टीपल लिख सकता हूं, और वो मैंने क्या मान लिया, 2c। मतलब a को मैंने 2 के गुणक के रूप में दिखा दिया, क्योंकि 2 से विभाजित हो रहा था, 2 से विभाजित हो रहा था, मतलब 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है। तो मैंने इसके लिए इसको क्या दिखा दिया, 2c दिखा दिया। अब अगर मैं a का स्क्वायर करूं तो यहां से क्या आ जाएगा, 4c²। अब देखो मैंने a² को यहां पे क्या लिखाया, 2b², और यहां पे मैंने क्या दिखा दिया, 4c²। तो मैं इन दोनों को बराबर लिख सकता हूं, या फिर अभी मैं एक बार
इनको बराबर करता हूं, 2b² बराबर 4c²। तो यहां से b² कितना आ जाएगा, b² आ जाएगा 2c²। तो यहां से क्या आ गया कि b² 2c², मतलब b² के गुणनखंड में 2 आया, तो b² 2 से विभाजित हुआ। b² जब 2 से विभाजित, तो वही पीछे वाली थ्योरम कि pa² को विभाजित कर रहा है तो pa को भी विभाजित करेगा, तो मतलब b भी 2 से विभाजित होगा, b भी 2 से विभाजित हो गया। अब देखो, अब यहां पे हमने क्या देखा कि 2 जो है वो a को भी भाग दे रहा था और 2 b को भी भाग दे रहे हैं। 2 क्या कर रहा है, a को और b दोनों को भाग दे रहे हैं। और हमने ऊपर क्या माना था कि a b जो है इनमें जो सबसे बड़ा कॉमन गुणनखंड क्या है, 1 है। और यहां से कॉमन गुणनखंड क्या आ गया, a और b का 2 आ गया। तो हमने जो मानना था ना वो चीज तो इसके अकॉर्डिंग गलत प्रूव हो रही है। मतलब हमने माना था कि ए बी में सबसे बड़ा कॉमन गुणनखंड 1 है और यहां से इनका कॉमन गुणनखंड 2 आ गया, तो हमने जो मानना था वो गलत हो गया। मतलब कि a बटा b की फॉर्म में मैं √2 को नहीं लिख सकता। मतलब a बटा b की फॉर्म में जब √2 को नहीं लिख सकता तो इसके ना लिखने की वजह क्या होगी कि वो परिमेय संख्या नहीं है, और परिमेय संख्या नहीं है तो √2 क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो यही हमारी थ्योरम थी। उदाहरण नंबर 1 पे आते हैं। सिद्ध कीजिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। चलते हैं इसके प्रूफ पे। देखो 7√5 को एक अपरिमेय संख्या दिखाना है, तो वही बात मैं क्या करता हूं, 7√5 को अपरिमेय प्रूफ ना करके मैं इसको ये प्रूफ करूंगा कि 7√5 परिमेय नहीं है, और परिमेय नहीं है ये प्रूफ कर दूंगा तो वो ऑटोमेटिक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अब देखो 7√5 को मैं क्या मान लेता हूं, ये परिमेय संख्या है, माना 7√5 परिमेय संख्या है। अब अगर परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या के गुणधर्म लगा देंगे, इसको a बटा b के रूप में व्यक्त कर देंगे, जहां पे b 0 नहीं है और a b यहां पे क्या होंगी, सह अभाज्य संख्याएं। और सह अभाज्य संख्याएं हमने देखा कि इनका सबसे बड़ा जो कॉमन गुणनखंड होगा वो क्या होगा, 1 होगा। तो 7√5 को मैंने a बटा b के रूप में लिख दिया। तो यहां से अगर मैं देखूं √5 क्या आ जाएगा, यहां से √5 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सर a/7b, a बटा 7b। देखो मैंने √5 की ही वैल्यू क्यों निकाली, √5 की वैल्यू मैंने इसलिए निकाली क्योंकि हमें पता है √5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है, अपरिमेय संख्या। और हमें पता कैसे है, हमने पिछली जो थ्योरम करी थी, पिछली परिमेय जो करी थी उसमें क्या प्रूव किया कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। देखो जो √3 अपरिमेय संख्या जैसे प्रूव करी थी वैसे ही √5 √7 ये सब हमें सिद्ध करनी है। अगर सिद्ध आ जाए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है सिद्ध करो, या √5 एक अपरिमेय संख्या है सिद्ध करो, तो हम जैसे पिछली थ्योरम करी थी, जो पिछली परिमेय में हमने सिद्ध किया था वैसे के वैसा ही सिद्ध करना है। और अगर इस टाइप से कोई उदाहरण आ जाए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, तब हम क्या करेंगे, सीधा ही हमें पीछे वाली थ्योरम की तरह यहाँ पे प्रूव करके नहीं दिखाना है। यहाँ पे हम सीधा उन थ्योरम का सिर्फ उपयोग करेंगे कि हमें पता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि हमने पहले उनको प्रूव किया है। तो अब देखो कि √5 एक अपरिमेय संख्या है और इसके बराबर में मैंने इसको a बटा 7b मान लिया जो कि परिमेय है। तो √5 परिमेय हो सकती है और उसके बराबर में ये अपरिमेय तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो यहां से क्या हो रहा है कि a बटा 7b को मैंने जो परिमेय मानना था ना वो पॉसिबल नहीं हो सकती। परिमेय पॉसिबल क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि √5 तो एक अपरिमेय संख्या है।
तो a/7b इसके बराबर में जो आया वो परिमेय संख्या नहीं है। तो 7√5 क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या। 7√5 अपरिमेय संख्या होगी। आइए देखते हैं उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 बोल रहे हैं कि 3 + 2√5 को एक अपरिमेय संख्या दिखाना है। तो इसको सिद्ध करते हैं। तरीका हमारा वही रहेगा कि 3 + 2√5 को अपरिमेय संख्या दिखाना है। तो हम इसको क्या प्रूफ करेंगे कि 3 + 2√5 परिमेय नहीं है। परिमेय नहीं होगी तो वो अपरिमेय होगी। तो मैं क्या मान के चलता हूं, माना कि 3 + 2√5 जो है वो एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो मैं इसको a/b के रूप में लिख सकता हूं, और यहां पे b क्या होगा, 0 नहीं हो सकता, और a b क्या है, सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं होंगी a और b। तो यहां से यदि मैं 2√5 की वैल्यू निकालूं तो 3 पक्षांतरण करके उधर चला जाएगा और क्या हो जाएगा, -3। अब यहां से इसको सोल्व करें, 3 के बट्टा में 1 लेके आ सकता हूं मैं। तो यहां से इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, b में b का भाग दिया 1 को a से गुणा किया तो a, b में 1 का भाग दिया तो b को 3 से गुणा किया तो 3b। यहां से 2√5 का मान क्या आ गया, a - 3b/b, और यहां से √5 का मान क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सर a - 3b/2, इसके गुणा में चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2b। अब देखो a और b क्या है, सह अभाज्य संख्याएं। तो मैं क्या मान लेता हूं कि ये 1 3 है, कुछ भी मान लो, 1 3 मान के चला मैं, क्योंकि ये अभाज्य संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं होगी, इनमें कॉमन मल्टीपल जो होगा 1 होगा। अब अगर 1 और 3 की वैल्यू मैं यहां पे रखूं तो 1 - 3 × 3/2 × 3, तो यहां से ये कितना आ जाएगा, 1 - 9 -8/6, तो ये कितना आया, -4/3। अब मेरे को ये बताओ कि 4/3 या -4/3 क्या है, एक परिमेय संख्या ही तो है। इसी तरह से अगर आप कोई और अभाज्य संख्याएं लोगे और वैल्यू रखोगे तो भी वो परिमेय संख्या आएगी। कहने का मतलब ये वाली जो टर्म है, ये वाला जो पद है, वो क्या बता रहा है कि √5 एक परिमेय संख्या है। मतलब ये जो पद आ रहा है वो यही तो बता रहा है कि √5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन हमें पता है कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या। तो ये जो इक्वेशन आ रही है, ये जो समीकरण आ रही है, ये तो हमने जो मानना है कि 3 + 2√5 परिमेय संख्या, इसका विरोध हो रहा है। तो हमने जो मानना है ना वो गलत है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो इससे क्या सिद्ध हो जाएगा कि 3 + 2√5 जो है वो अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट देखते हैं उदाहरण नंबर 3। बोल रहा है कि √2 + √5 को एक अपरिमेय संख्या दिखाना है। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। तो वही चीज हमने क्या मानना है कि √2 + √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब जब ये परिमेय संख्या है तो इसको मैं क्या कर दूं, a/b के रूप में लिख दूं, और यहां पे b ≠ 0 और a b क्या होंगे, सह अभाज्य संख्याएं। मैं यहां से क्या करता हूं, √5 का मान निकाल लेता हूं। √5 का मान निकालता हूं तो √2 इधर जाएगा, अपना पक्षांतरण कर लेगा, तो ये क्या हो जाएगा, -√2। अब देखो इधर भी अंडर रूट में वैल्यू, इधर भी अंडर रूट में वैल्यू, कहने का मतलब कि दोनों तरफ अपरिमेय संख्या आ गई। तो मैं क्या करता हूं, किसी एक तरफ से जो अंडर रूट है उसको गायब करता हूं। इसके लिए मैं क्या कर लेता हूं, दोनों तरफ वर्ग कर देता हूं। दोनों तरफ इसका वर्ग कर देता हूं। दोनों तरफ वर्ग करूंगा तो यहां से √5 का वर्ग तो 5 हो जाएगा, और यहां पे क्या हो जाएगा, a/b - √2 का वर्ग।
मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, और a माइनस बी का होल स्क्वायर हम खोलते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो उसी वजह से इसको खोल लें तो a का स्क्वायर मतलब a ये है b ये है, तो a स्क्वायर बटा b स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होगा 2 माइनस 2 गुना a की वैल्यू कितनी a बटा b और b की वैल्यू कितनी √2। तो यहां से ये क्या आ जाएगा, इसको आगे सोल्व करें तो ये आ गया a स्क्वायर बटा b स्क्वायर प्लस 2 माइनस, अब देखो कि ये क्या हो जाएगा 2√2 a बटा b। अब देखो 2√2 a बटा b को मैं एक तरफ कर लेता हूं, मतलब इसको इधर लेके आता हूं तो साइड चेंज होते ही प्लस का साइन 2√2 a बटा b, और यहाँ पे a स्क्वायर बटा b स्क्वायर प्लस 2 तो बच गया, और 5 को इधर लेके आऊंगा तो ये -5, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर बटा b स्क्वायर -3, क्योंकि माइनस का 5 प्लस का 2, तो ये कितना आ गया a स्क्वायर बटा b स्क्वायर -3। तो यहां से मैं क्या कर लेता हूं b स्क्वायर ले लेता हूं एलसीएम, b स्क्वायर एलसीएम लिया तो b स्क्वायर में b स्क्वायर का भाग 1 को a स्क्वायर से गुना a स्क्वायर माइनस इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1, b स्क्वायर में 1 का भाग दिया कितना आया b स्क्वायर को 3 से गुणा किया तो ये कितना 3b स्क्वायर। तो यहां से अगर मैं देखूं कि √2 की वैल्यू निकालना चाहूं तो यहां से √2 की वैल्यू निकालूंगा तो 2 इसके बट्टा में चला जाएगा, a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर बटा 2 इंटू b स्क्वायर, और यहां पे मेरा क्या होगा √2 के गुणा में a बटा b। अब देखो b से b कैंसिल आउट हो जाएगा और ये a जो है इसका इधर तिरछा गुणा हो जाएगा, तो √2 की वैल्यू अल्टीमेटली क्या आ जाएगी a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर बटा 2 a का गुणा b। अब देखो √2 के बराबर में आ गया a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर बटा 2ab। अब a और b क्या है सह अभाज्य संख्या है। अब a और b का कुछ भी मान लेना है जो अभाज्य होनी चाहिए, सह अभाज्य होनी चाहिए, जैसे 1 3 हो गया, 2 3 हो गया, 5 6 हो गया। ये जब मान यहाँ पे रखेंगे हम तो ये हमेशा ही क्या आएगा एक परिमेय संख्या दिखाएगा, ये हमेशा ही परिमेय संख्या दिखाएगा। और परिमेय संख्या दिखाएगा क्यों, क्योंकि ये a बटा b के रूप में आ रही है और a बटा b के रूप की सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है, और परिमेय संख्या के लिए यहाँ पे होना क्या चाहिए 2ab, बस 0 नहीं होना चाहिए। तो ये हमेशा ही क्या दिखाएगा परिमेय संख्या दिखाएगा। ये परिमेय संख्या मतलब इसको परिमेय बता रहे हैं, और √2 परिमेय होता नहीं है, ये क्या होता है अपरिमेय। तो ये जो समीकरण है वो तो विरोध कर रही है कि √2 अपरिमेय नहीं परिमेय होती है, और √2 परिमेय हो नहीं सकती, विरोध हो रहा है। विरोध हो क्यों रहा है, क्योंकि हमने जो चीज माननी थी ना कि √2 प्लस √5 परिमेय संख्या है वो गलत मान ली थी, तो ये परिमेय संख्या नहीं हो सकती। तो क्या हो सकता है कि ये अपरिमेय संख्या है। देखो √2 प्लस √5, √2 भी अपरिमेय, √5 भी अपरिमेय, और अपरिमेय संख्याओं का योग भी एक अपरिमेय संख्या ही होता है। सीधा सीधा पता चल रहा है, लेकिन हमें तो ये सिद्ध करके दिखाना है, इसलिए हमने ये थ्योरम प्रूव करी है। तो इससे हम √2 प्लस √5 को एक अपरिमेय संख्या दिखा सकते हैं।